हेलो मित्रों, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है घातांक एवं करणी। ठीक है। इसमें कुछ पहले तो हम नियम पढ़ेंगे और नियम पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए कुछ नियम मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबसे पहला ही अगर नियम होगा ना तो इसका तो ये होता है, जैसे अगर हम बोलें ए और इसको अगर हम n बार लिखें, अगर हम इसको n बार लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि a की पावर n होगा। ठीक है भाइयों, इसका मतलब होगा a की पावर n। जब a को तुम n बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, a को जब n बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो फिर इसका मतलब होगा a की पावर n। पहले यहां पर समझिए, नीचे वाला ये क्या होता है, ये होता है बेस। बेस मतलब आधार, और ये जो ऊपर होता है इसे कहते हैं हम पावर। पावर मतलब इसे कहेंगे घात। तो मेरे हिसाब से इस वाली थ्योरम से आप थोड़ी सी बात तो समझ पाए होंगे कि बेस कहाँ पर होता है और पावर कहाँ पर होता है। बेस हमारा नीचे वाला होता है और ऊपर वाली होती है पावर। आइए, सबसे पहला ही नियम कहता है, जैसे मैं आपसे अगर बोलूं कि भाई a की पावर n गुणा a की पावर m, तो भाइयों हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर बेस एक समान है ना, बेस अगर एक समान है तो मल्टीप्लाई में दोनों की पावरें जुड़ जाती है। दोनों की पावरें अगर जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस का n। ठीक है ना। अगर मैं इसको कुछ उदाहरण से अगर बताऊं, अगर मैंने आपसे बोला a की पावर 7 और गुणा a की पावर 5, तो मैंने क्या बोला है, अगर बेस समान है ना, अगर बेस समान है तो पावरें ऐड हो जाती है। तो a की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं a की पावर 9 बोलूं और a की पावर 6 बोलूं तो फिर वही वाली बात है, अगर बेस एक समान है ना तो पावरें ऐड हो जाती है। तो a की पावर कितना हो गया, 15 हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर 1, a की पावर 2 गुणा a की पावर 3 गुणा a की पावर 4, अगर आप देख रहे होंगे तो इन सब में भी बेस एक समान है, इन सब में भी बेस एक समान है। तो इन सब को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 और 3 10, तो a की पावर कितना है, 10। तो यही है हमारा पहला वाला नियम। देखो, घातांक करने में नियम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नियम को ढंग से पढ़ते हो ना तो हर एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो पहला नियम हो सकता है कि आप समझ पाए। आइए हम दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, जो दूसरा वाला नियम है ना, वो कहता है a की पावर m और बटे में a की पावर n। इसमें क्या होता है, पावरें घटती है। देखो, यहाँ पर दो कंडीशनें बनती हैं। यदि m बड़ा हो ना n से, यदि m बड़ा हो n से तो क्या होगा, यदि m इज ग्रेटर देन n, अगर ये वाली कंडीशन हो ना तो फिर क्या होगा, m में से n घटेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई चलिए n बड़ा है और m छोटा है, यदि n बड़ा है और m छोटा है ना तो फिर यहाँ पर इसका मान ये हो जाएगा 1 के बटे में a की पावर, 1 के बटे में a की पावर n माइनस का m हो जाएगा। देखो, इसको हम बेहतरीन उदाहरणों से अगर समझने की कोशिश करें ना तो आप इधर देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर 7 और बटे में बोलूं a की पावर 6, तो आप बोल रहे होंगे कि दोनों का बेस एक समान है क्या। हाँ, अगर दोनों के बेस एक समान है ना तो अब ऊपर वाली घात बड़ी है ना, तो क्या होगा, 7 में 6 घटेगा, तो आंसर आ रहा होगा ये। एक और उदाहरण समझिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि a की पावर 10 और बटे में दे दिया a की पावर 3, आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्या इनके बेस एक समान है। हाँ, अगर बेस एक समान है तो घातों को घटा दीजिए, तो 10 में से 3 जाएगा। याद रखना, अगर ऊपर वाले में से घट रहा है तो संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे वाले में से घट रहा है तो संख्या नीचे लिखेंगे। देखो, एक और उदाहरण, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दिया होता a की पावर 3 और बटे में a की पावर 10, सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या इनके बेस एक समान है क्या। हाँ, बेस एक समान है ना, तो अब 10 में से 3 घटेगा। अब बड़ी संख्या नीचे है तो बस नीचे से ही घटेगा,
तो ये ऐसा लिखाएगा। समझ में आया क्या? एक और मैं उदाहरण आपको देख बताऊं। a की पावर 4 लिख दिया और a की पावर मैंने लिख दिया 15। अब देखो बेस एक समान है तो घातें घटेंगी, लेकिन बड़ी वाली घात में से घटेंगी और बड़ी वाली तो नीचे थी तो नीचे से ही घटेगी, तो इसका आंसर आ रहा होगा ये। तो भाइयों मेरे, ये है हमारा सेकंड वाला नियम, ये है पहला नियम और ये है हमारा सेकंड नियम। आप इन दोनों नियम को अच्छे से समझ पाए। आइए अब तीसरा वाला नियम मैं आपको बताता हूँ। तीसरा नियम ये कहता है किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 देगा। दुनिया में किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 देगा। ठीक है, किसी भी संख्या की पावर अगर 1 है तो वो हमेशा 1 देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि a की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा भाइयों? इसका मान 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ z की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा भाइयों? इसका मान भी 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। अगर मैं आपसे कह दूँ कि भाइयों 200 की पावर 0 तो इसका मान भी क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों इसका मान भी क्या होगा? 1 ही होगा। आप ये समझिए दुनिया की किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लग गई है ना तो आंसर हमारा होगा 1। समझ में आया? तो ये पहला नियम है कि अगर बेस एक समान हो तो घातें जुड़ेंगी। अगर बेस एक समान हो तो घातें जुड़ेंगी, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, अगर बेस एक समान हो तो बटे में घातें घटती है। बेस एक समान हो तो बटे में घातें घटती है। समझ में आया? और थर्ड वाला जो लूप है ना वो कहता है किसी भी संख्या की पावर अगर आपने 0 लगा दी है तो इसका मतलब उसका आंसर 1 होगा। समझ में आया? भाई चौथा नियम कौन सा है समझिए। चौथा नियम है किसी भी संख्या की अगर आपको पावर को प्लस में या माइनस में करना है तो कैसे करेंगे, आइए समझिए। जैसे मैंने आपसे बोला a की पावर 5, तो मैं इसे और क्या लिख सकता हूँ? अगर पावर प्लस में है ना, अगर पावर प्लस में है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/a की पावर -5। कहने का मतलब प्लस वाली अगर पावर है तो इसको बटे में अगर इनवर्स में लेके जा रहा हूँ ना तो पावर है नेगेटिव हो जाती है। पॉजिटिव पावर नेगेटिव होंगी, नेगेटिव पावर पॉजिटिव होंगी। आइए और समझते हैं। a की पावर अगर मैंने 7 लिखा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/a की पावर -7। अगर मैंने आपसे बोला कि a की पावर -10 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a की पावर 10। समझिए ध्यान से, अगर प्लस की पावर है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की पावर है तो प्लस की हो जाएगी। बटे में जाने के बाद, बटे में जाने के बाद प्लस की पावर माइनस की और माइनस की पावर प्लस की हो जाएगी। जैसे मैंने बोला a की पावर -17 तो ये क्या बनेगा? तो भाइयों इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 17। तो ये हमारा है चौथा वाला नियम। समझ में आया क्या? ये हमारा चौथा वाला नियम है। अब हम अगले वाले नियम पे चलते हैं, नंबर 5 पर। अगला वाला जो नियम है ना, अगला वाला नियम है कोष्टक की पावर, कोष्टक की पावर, कोष्टक की पावर वाला देखो। देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर 2, इसकी पावर 3 और फिर मैंने इसकी पावर भी बोल दिया आपसे कितना? 2। तो आप ध्यान रखिएगा हमारा पांचवा वाला नियम कहता है अगर कोष्टक फिर पावर, कोष्टक फिर पावर और कोष्टक और फिर से पावर, तो ऐसा कभी भी कंडीशन अगर आपको दिखाई पड़ती है ना तो इसका मतलब है कि इन सब की पावरों का गुणा करना है हमें। कोष्टक में अगर पावरें होती है ना तो इन सब का हमें गुणा करना होता है। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं भाइयों? इन सब पावरों का गुणा कर दीजिए, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? देखो फिर से देखते हैं। मैंने आपसे बोला x की पावर 3, इसकी पावर फिर से 3, फिर इसकी पावर 2, फिर इसकी पावर फिर से मैंने आपसे बोल दिया 2। तो आप बोल रहे होंगे सर सबसे पहली बात तो ये कोष्टक लगा हुआ है और कोष्टक के ऊपर फिर से पावर लगी हुई है, कोष्टक के ऊपर फिर से पावर लगी हुई है, तो इन सब का हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 3 तिल का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो x की पावर आ रहा होगा कितना? 36 आ रहा होगा। समझ में आया? मैं आपसे बोलूँ भाई इसकी पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर से पावर 2 है और फिर से पावर मैंने बोल दिया 3 है।
बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप बोलोगे सर पावर, कोष्टक के ऊपर पावर, फिर से कोष्टक के ऊपर पावर और फिर से कोष्टक के ऊपर पावर। तो आप इन सब का गुणा करिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो 5 की पावर 12। तो मेरे हिसाब से आप इस दोनों के दोनों नियम को अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना भाइयों। तो देखते हैं हम अपना अगला वाला नियम। तो देखो चौथा वाला नियम है ना, पावर को अगर बटे में लेके जा रहा हो तो पावर नेगेटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव पावर नेगेटिव, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है। अगर बात करें कोष्टक के ऊपर पावर फिर कोष्टक के ऊपर पावर, तो इन सब का होता है गुणा। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, कभी भी a की पावर 2 और इसकी पावर अगर मैंने 3 लिखा ना, तो a की पावर 2 और इसकी पावर 3 कभी भी बराबर में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले ये सॉल्व होता है और इसमें तो क्या होता है, इन सबका गुणा हो जाता है। मैं आपको अगर बोलूं आप बताइए इसको सोल्व करिए, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, हम इन दोनों पावर को क्या करेंगे, गुणा कर रहे होंगे। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, हाँ या ना। अगर मैं आप इसकी बोलूँगा तो पहले तो ये चीज़ सॉल्व होंगी, पहले ये चीज़ सॉल्व होंगी। तो आप बोल रहे होंगे कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा करिए। जब हम 2 का 3 बार गुणा कर रहे होंगे तो क्या बन रहा होगा, 8 बन रहा होगा। तो यहाँ पर a की पावर 8, तो कहने का मतलब a की पावर 6 और a की पावर 8 कभी भी बराबर में नहीं होता है। आप एक और अच्छा सा उदाहरण समझिए, मैंने आपसे बोला a की पावर 3 और इसके लिख दिया मैंने 2, और आपसे बोला कि भाई बताइए चलिए a की पावर 3 और इसका मान 2, इसको सोल्व करिए। तो आप कह रहे होंगे तो ये कोष्टक लगा हुआ है और कोष्टक के बाहर है 2, मतलब कि कोष्टक के बाहर संख्या है, तो इन दोनों पावरों का तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो a की पावर कितना हो गया, 6, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसका मतलब होता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। तो a की पावर कितना हो गया, 9 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है, क्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये चीज इसके कभी भी बराबर नहीं होती है, ये चीज इसके कभी भी बराबर नहीं होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है भाइयों। अब हम देखते हैं अपना अगला वाला नियम। देखो अगला वाला जो नियम है ना, अगला वाला नियम ये कहता है, अगर आपने लिखा है a गुणा b, इसकी पावर लिख दी आपने 4, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 4 गुणा b की पावर 4, हाँ या ना। अगर मैं आपसे बोलूं a गुणा b गुणा c, इसकी पावर 3, तो इसका मतलब होगा मेरे भाइयों a की पावर भी 3 है, गुणा b की पावर भी 3 है और गुणा c की पावर भी 3 है, हाँ या ना। इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल उसी तरह से अगर मैं आप इसको उल्टा करके अगर बोलूँ ना, मैंने आपसे कह दिया भाई a की पावर 5 है, गुणा b की पावर भी 5 है और गुणा c की पावर भी 5 है। तो यारों याद रखिएगा, अगर पावरें एक समान होती है ना, तो हम उसे एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं। पावरें एक समान होती है तो एक ही कोष्टक में लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इसको लिखूंगा a गुणा b गुणा c की पावर 5। तो आप अगला वाला जो रूल है 6वें नंबर का, वो भी अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह से करनी के अंदर भी होता है। अगर मैं आपसे कह दूं करनी 5 गुणा 3, तो इसका ये भी मतलब होता है करनी 5 गुणा करनी 3। अगर मैं आपसे कहूं कि करनी 21 का मतलब क्या होता है, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये कटता है 3 गुणा 7 में, 7 गुणा 3 में, तो इसे छोड़ोगे 7 और करनी के अंदर 3। तो इसी तरह से आप करनी में भी सॉल्व कर सकते हो, करनी में भी लिख सकते हो, पावर में भी लिख सकते हो, हाँ या ना भाइयों। अगला वाला नियम हम अपना अगला नियम देखते हैं। अगला नियम भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाला नियम है, आप देखिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं x की पावर 2 है और बराबर में मैंने लिख रखा है 25, तो मेरे भाइयों इधर की पावर इधर साइड आ जाती है,
इधर साइड की पावर इधर साइड आ जाती है, देखिएगा कैसे। इधर जो पावर होती है वो ऊपर है, लेकिन उस साइड जब ये पावर जाती है ना तो पलट जाती है, मतलब कि बटे में चली जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25। अब मैंने ये दो पावर को इस साइड की पावर लगाना चाहा तो ये पलट जाएगी, तो इस तरह से बन जाएगी। अगर मैंने आपसे कह दिया x की पावर 7 बराबर क्या है n, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको आगे सोल्व कर रहे होंगे, इस साइड की पावर इस साइड पहुंचा दीजिए, इधर की पावर को इधर पहुंचा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, n की पावर क्या हो जाएगा, पावर पलट जाएंगी, 1/7 हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार और करके दीजिए, x की पावर 9 बराबर मैंने दे दिया कितना, लिख लीजिए n लिख लीजिए। तो इधर साइड की पावर को इधर पहुंचा रहे होंगे तो क्या आएगा, x बराबर n की पावर 1/9। ठीक है ना। तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला नियम। ठीक है, चलो आइए भाइयों अगला वाला नियम देखते हैं, 8वां वाला। अगला जो नियम होगा ना, वो नियम होगा हमारा करनी पर आधारित। देखो अगला नियम होगा कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं आपसे कहूं भाइयों, जैसे मैंने ये लगा दी रूट, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है ना तो आप हमेशा यहाँ पर 2 मानिएगा, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया मान लो, तो ये क्या हो जाता है, तृतीय मूल। ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पर 4 लगा दिया तो इसका मतलब होता है चतुर्थ मूल। अगर मैंने यहाँ पर 5 लगा दिया ना तो इसका मतलब होता है पंचम मूल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब 2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 2 है, और 2 का मतलब होता है वर्गमूल। यहाँ पर 3 है इसका मतलब होता है तृतीय मूल। यहाँ पर 4 है इसका मतलब है चतुर्थ मूल। यहाँ पर 5 है इसका मतलब है पंचम मूल। और इस तरह से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। और देख लीजिए, अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना भाइयों, इसका मतलब होता है षठ मूल। तो इस तरह से हम अपनी अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा पहले ये समझ लीजिए मूल का मतलब क्या होता है। अगर वर्गमूल मूल है इसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाली चीजें हैं ना, ये 2-2 के पेयर से बाहर निकलेंगी। हाँ या ना, अंदर वाली चीजें 2-2 के पेयर से बाहर निकलेंगी। ठीक है। यहाँ पर तृतीय मूल का मतलब ये है कि अंदर वाली चीजों के जब 3-3 के जुग्गे बन रहे होंगे ना, तब एक बाहर निकल रही होंगी। हाँ या ना। चतुर्थ मूल का मतलब ये है कि अंदर वाली चीजें जब 4-4 के जुग्गे बना रही होंगी ना, जब 4-4 के जोड़े बना रही होंगी ना, तब कोई एक बाहर निकलेगा, है ना। इसके अलावा कभी कोई चीजें बाहर नहीं निकलेंगी। पंचम मूल का मतलब है कि अंदर वाली चीजें जब 5-5 के जोड़े बना रही होंगी ना, तो बाहर निकलेंगी। 1-2 उदाहरण से समझिएगा। मैंने आपसे कह दिया नो, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है ना। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब ये वर्गमूल है। तो अंदर वाली चीजें 2-2 के जोड़े बनाकर के बाहर आ जाएंगी। तो ये 9 है ना, इस 9 को हम इस तरह से लिखते हैं 3 गुणा 3। तो इसलिए जोड़ा बन गया क्या 2-2 का। हाँ, अब जोड़ा बन गया तो ये 3 आ गया बाहर, तो इसका ये लिख दोगे। अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे भाइयों 25 को कैसे निकालोगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 2 लिखा। अब 2 लिखा तो अंदर वाली चीजों के 2-2 के जोड़े बाहर निकलेंगे। तो मैं इस 25 को लिख रहा होऊंगा 5 गुणा 5। क्या यहाँ पर 2-2 का जोड़ा बना, और बना तो ये बाहर निकल गया, तो इसको इस तरह से लिखोगे। अगर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर 4 लिखा है, बताइए ये कैसे निकलेगा। यहाँ पर 4 लिखा है इसका मतलब अंदर वाली चीजें 4-4 के जोड़े बनाएंगी
तो बाहर निकलेगी, इसके अलावा नहीं निकलेगी। समझे ना? क्या इस 16 को जब मैं तोड़ रहा होऊंगा ना, तो मेरे भाइयों इसको जब तोड़ रहा होऊंगा तो इसको लिखूंगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये 4 ये बताता है कि अंदर 4 4 के अगर जोड़े बने तो बाहर निकलेगी, अदरवाइज बाहर नहीं निकल सकती। क्या यहाँ पर 4 4 के जोड़े बन गए क्या? हाँ बन गए ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा होगा हमारा 2। देखिएगा, अगर मैंने आपसे कह दिया 3 लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया 27, ये 3 ये दर्शाता है कि अंदर वाली चीजें 3 3 के जोड़े से बाहर निकलेंगी। ठीक है ना? ये 3 ये दर्शाता है कि अंदर वाली चीजें 3 3 के जोड़े से बाहर निकलेंगी। तो भाइयों आप जानते होंगे 27 को हम लिखते हैं, 27 को लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये 3 दर्शाता है 3 3 के जोड़े होंगे। हाँ, ये 3 का एक जोड़ा बन गया, तो इसलिए एक 3 बाहर आ गया। समझ में आया? अगर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर 5 लिखा, ये 5 ये दर्शाता है कि अंदर वाली चीजों के 5 5 के जोड़े बनेंगे तब बाहर आएंगे। आप जानते होंगे भली भांति कि इस 32 को कैसे लिखेंगे। आप 32 को इस तरह से तोड़िएगा, ये टूटेगा 16 में, ये टूटेगा 8 में, ये टूटेगा 4 में, ये टूटेगा 2 में और ये टूट रहा होगा 1 में। ठीक है ना भाइयों? तो क्या मैं इस 32 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 32 को लिख सकता हूँ 2 2 2 2 2 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 5 का मतलब है अंदर वाली चीजें 5 5 के जोड़े बनेंगे तो बाहर आएंगे। तो इसका आंसर आ रहा होगा ये। तो मेरे हिसाब से वर्गमूल, तृतीय मूल, घनमूल और शठमूल इन सब का मतलब आप समझ पाए होंगे। ठीक है, यहाँ से हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला जो नियम है ना अपना, वो कुछ इस तरह का है। देखिएगा, मैं अगर आपसे कहूँ भाइयों कि जैसे मैंने लिख दिया, अगला वाला जो 9वां वाला नियम होगा, इसका मतलब मैंने आपसे कह दिया 3 और यहाँ पर लिख दिया 5। तो सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब तो ये है कि अंदर वाली चीजें 3 3 के जोड़े बनेंगी तो बाहर निकलेंगी, अदरवाइज बाहर नहीं निकल सकती। देखो मैं इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ भाइयों, ये सामने पावर है ना, इसको मैं ऊपर लगा सकता हूँ। ये 3 का मतलब होता है 1/3। अगर मैं आपसे कह दूं, मैंने ऐसा लिख दिया 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है। अब कुछ नहीं तो 2 है, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 1/2। अगर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर 4 है, तो भाइयों इधर की पावर को आप इस तरह से लिखोगे, ये पावर को लिखोगे 1/4। ठीक है ना? इस पावर को लिखोगे 1/4, इस पावर को लिखोगे 1/4, इस पावर को लिखोगे 1/5, 1/2, इस पावर को लिखोगे 1/3। और उदाहरण समझिए, ऐसे लिख दिया मैंने। अब इस वाली पावर को कहाँ पर लिखोगे? 10 की पावर 1/5 है। अब इस पावर को क्या लिखोगे? मान लो यहाँ पर मैंने 15 लिख दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/6। तो मेरे भाइयों आप इस मूल का तृतीय मूल, द्वितीय मूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल को इस तरह से भी लिख सकते हो। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो भाइयों, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। ये अपना नेक्स्ट वाला नियम है। आइए मैं कुछ और बातें बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कह दिया, यहाँ पर मैंने आपसे कहा यहाँ पर 3 लिखा, और यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया यहाँ पर भी 3 लिख दिया, यहाँ पर भी 3 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई x। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर इस वाली घात का मतलब क्या होता है 1/3। मैं अगर इसको सोल्व कर रहा हूँ ना, तो x पावर इसका मतलब क्या होगा? 1/3 हुआ। फिर इसका मतलब भी क्या होगा?
क्या 1/3 होगा क्या? फिर इसका मतलब भी क्या 1/3 होगा क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप x की पावर लिख रहे होंगे 1/27 इन सब का गुणा करने के बाद। इधर सीखिए, मैंने आपसे बोला m, फिर लिख दिया n, फिर लिख दिया o, और मैंने यहाँ पर लिख दिया p। तो आप बोल रहे होंगे कि भाई p की आखिरकार पावर है क्या? तो आप बोल रहे होंगे कि p की जो पावर है ना, ये वाली भी है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। तो इसका मतलब तो क्या होगा? 1/m होगा, है ना? इसका मतलब 1/m होगा। चलो, इसको तो तुमने लिख दिया 1/m। अब इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 1/n। ठीक है, इसको भी तुमने लिख दिया 1/n। अब इसको क्या लिखोगे? इसको 1/o लिखोगे। तो आखिरकार आप इसको लिख रहे होंगे 1/m/n/o। तो भाइयों, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि अलग अलग अगर रूट्स लिखी हुई है तो हम उसको एक साथ भी लिख सकते हैं, है ना? एक और उदाहरण अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसा लिखिए, ये x लिखा हुआ है, ये y लिखा हुआ है और ये z लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने आपसे कह दिया a की पावर है 7, a की पावर है 7। तो आप बोल रहे होंगे कि सर a की पावर 7 तो है ही है, a की पावर 7 तो है ही है, लेकिन आप इसका मतलब क्या लिख रहे होंगे? 1/x। आप इसका मतलब क्या लिख रहे होंगे? 1/y। आप इसका मतलब क्या लिख रहे होंगे? 1/z। तो आप इसको अगर ठीक ढंग से लिखना चाहोगे ना, तो 7 तो ऊपर वाली चीज है और नीचे वाली चीज क्या है? x/z। इन सब का गुणा कर दीजिए। तो इस तरह से हम इस वाले नियम को भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भाइयों, इस तरह से हम लगभग घातांकरणियों के 10-12 नियम पढ़ चुके हैं। हम कल से इनके बेहतरीन वाले सवाल और प्रीवियस ईयर के सवाल को करने की कोशिश करेंगे। आप इनकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से सवाल समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।